प्रिय दर्शकों नमस्कार। जैसा कि आज थंबनेल में देख रहे हैं, मेरा आज का विषय कुछ अलग है। आज हम चर्चा करेंगे धनु राशि और मेष लग्न में कौन से रत्न कारगर हो सकते हैं, कौन से नहीं। आम धारणा है रत्न पहनने की कि जो राशि है उसके स्वामी का पहन लिया, या उस राशि के जो कारक ग्रह हैं उसका रत्न पहन लिया। तो आज जो विषय हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें मेष लग्न और धनु राशि है, और जिस जातक की कुंडली है, मैं उनकी कुंडली का विश्लेषण किया हूँ, तो उन्होंने पुखराज और रूबी जो सूर्य का रत्न है, रूबी और पुखराज जो गुरु का रत्न है, उसे पहन रखा है। पहन क्यों रखा है? तो साधारणतः आप सोच सकते हैं कि मेष लग्न में गुरु कारगर हैं, 9वें भाव के स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी है, तो गुरु का रत्न पहन लिया। मेष लग्न में सूर्य पंचम के स्वामी हैं, पंचमेश हैं जो कारक माने जाते हैं, उनका पहन लिया। और अगर राशि की बात करें तो धनु राशि में स्वामी गुरु स्वामी राशि के हैं, तो उनका पुखराज पहन लिया। और धनु राशि के कारण पंचम जो सूर्य थे वो अब नवम में चले गए और भाग्येश बन गए, तो उनका पहन लिया। थंबनेल में आपने देखा है कि क्या रूबी या सूर्य का रत्न कारगर होगा इस राशि लग्न में, तो इसी पर हमारी चर्चा है। जो मैं बार बार कहता हूं कि यूं ही रत्न न पहने, रत्न पहनने से पहले कुंडली का विश्लेषण अनिवार्य होना चाहिए। तो आज वही हम तथ्य साबित कर रहे हैं कि इस राशि और इस लग्न में ये जो दोनों रत्न पहने गए हैं ये कितने कारगर हैं भी या नहीं। तो मित्रों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस गरीब और नए ज्योतिषी को जो यूट्यूब पर एकदम नया है, इस चैनल को प्रमोट करने में सहायता करें। आइए शुरू करते हैं विषय को। यह कुंडली है दिल्ली के एक सज्जन की। नाम मैं उनका नहीं ओपन करूंगा जो मर्यादा के खिलाफ है, केवल इनकी कुंडली और ग्रह स्थितियों को देखें। मेष लग्न की कुंडली में लग्न 14 डिग्री के ऊपर है, लग्नेश मंगल है, आप सब जानते हैं। मंगल बैठे हैं भाग्य भाव में, जो कि बहुत अच्छा होता है लग्नेश का मंगल में बैठना। तो वही चंद्रमा जो होते हैं वो भी भाग्य भाव में बैठे हैं, इसलिए इनकी राशि बन रही है धनु। 9 नंबर की इनकी राशि धनु बन रही है, लग्न मेष है। अब मेष भाग्य में बैठे हैं, लेकिन मंगल की डिग्री, मेष के जो राष्ट्रपति है वो मंगल है, बैठे हैं भाग्य भाव में, बहुत अच्छा सहयोग, लेकिन डिग्री है 28। अब विषम राशि धनु जो विषम राशि है उसमें 28 डिग्री पर ग्रह मृत हो जाता है, ग्रह मृत हो जाता है। इसका अर्थ हुआ कि यह मंगल मृत प्राय है, इनका कोई प्रयोजन नहीं रह गया है कुंडली में। जबकि इस लग्न में, मेष लग्न में मंगल लग्नेश है। अब लग्नेश ही मृत हो तो इनको क्या किया जा सकता है? दूसरी स्थिति बनती है जो इन्होंने रत्न पहन रखा है, सूर्य का रत्न जो पंचमेश है, और जब हम राशि की बात करेंगे तो धनु राशि से नवमेश बन जाते हैं भाग्य भाव के स्वामी। उस पंचमेश का रत्न इन्होंने पहन रखा है रूबी, जो कि सूर्य है, और सूर्य बैठे हैं 12वें भाव में, लग्न से 12वें भाव में बैठे हैं, और साथ में बुध बैठे हैं। बुध इस राशि में नीच हो जाते हैं, मीन राशि में बुध नीच हो जाते हैं। हालांकि इस लग्न और इस राशि में बुध का कोई मतलब नहीं है, इसमें योग कारक नहीं है, लेकिन सूर्य योग कारक है, और सूर्य 12वें में बैठे हैं, और इन्होंने सूर्य का रत्न रूबी पहन रखा है। अब बात करते हैं कि इन्होंने बृहस्पति का रत्न पहना है। बृहस्पति पहने बैठे हैं चतुर्थ भाव में, या चंद्रमा की राशि है जहाँ गुरु उच्च के होते हैं, तो इस तरह से गुरु का चतुर्थ में बैठना बहुत अच्छी स्थिति होती है, और गुरु का रत्न इन्होंने पहना है, तो यह तो ठीक है। लेकिन परिस्थिति क्या है कि गुरु यहाँ वक्री भी है और 28 डिग्री पर है, मतलब मृत प्राय है, वक्री है।
तो गुरु का रत्न इन्होंने पुखराज पहना है तो बड़ी अच्छी बात है, यह इनके लिए कारगर होगा। लेकिन हम बात करते हैं कि जो इन्होंने सूर्य का रत्न पहना है, और सूर्य है आपका 19 डिग्री पर 12वें भाव में, मीन राशि में, मित्र राशि में है, लेकिन 12वें भाव में है, और 19 डिग्री का सूर्य एक मजबूत स्थिति है अंश बल में। तो सूर्य का रत्न इन्हें पहनना चाहिए, इन्हें लाभ देगा कि नहीं देगा, हम इसी पर विचार करते हैं। साथियों, जब सूर्य या चंद्रमा या कोई ग्रह 6वें, 8वें और 12वें में बैठता है तो वह अशुभ फल देने लगता है। हालांकि सूर्य और चंद्रमा को 12वें का दोष नहीं लगता, लेकिन दोष नहीं लगता, अपने गुण को तो वो देंगे ही, जो 12वें का गुण है वो तो देंगे ही। अब इस लग्न या इस राशि में सूर्य बहुत मजबूत है। लग्न से सूर्य पंचमेश है तो राशि से सूर्य नवमेश यानी भाग्य भाव के स्वामी है। इन्होंने भाग्य को मजबूत करने के लिए सूर्य का रत्न पहन लिया। अब सूर्य जब 12वें बैठ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, यह व्यय को बढ़ा देते हैं, खर्चों को बढ़ा देते हैं, यह जो है स्वास्थ्य संबंधी कष्ट देने लगते हैं, यह आपके व्यापार बिजनेस में हानि करने लगते हैं, क्योंकि यह हानि का ही भाव है। और सूर्य जहाँ बैठेंगे तो अपना प्रभाव तो देंगे ही, और यहाँ से बैठ करके सूर्य 6वें भाव को देख रहे हैं, 6वें भाव को, तो कर्ज भी बढ़ाएंगे। ऐसी स्थिति में जब सूर्य का रत्न पहन लिया गया रूबी, तो रूबी सूर्य को पावर देगा। हमारे यहाँ ज्योतिष में कुछ लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया कि ग्रहों का रत्न पहनने से ग्रह प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं है, कोई ग्रह प्रसन्न नहीं होता, ग्रह प्रसन्न होने के लिए बने ही नहीं है। वह तो आकाश पिंड में एक कहा जाए तो आकाश पिंड है और अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, उनका इफेक्ट हम पर पड़ता है। रत्न केवल उस ग्रह की ऊर्जा को बढ़ा देता है। जो ग्रहों की ऊर्जा आपको मिलती है, उस ऊर्जा को जिस ग्रह का रत्न होगा उसकी ऊर्जा को बढ़ा देगा। अगर जिस ग्रह की ऊर्जा कम आपको मिल रही है और ग्रह योग कारक है तो आप उसका रत्न पहने तो ऊर्जा बढ़ेगी। लेकिन अगर वही ग्रह कहीं त्रिक भाव में अर्थात 6, 8, 12 में बैठ गया है तो जब उस ग्रह की ऊर्जा बढ़ेगी तो उस भाव की ऊर्जा भी वह लेगा, और यह भाव है व्यय का, हानि का। तो सूर्य की जब ऊर्जा आप रत्न से बढ़ाएंगे तो आपकी हानि भी बढ़ेगी, व्यय भी बढ़ेगा, और जब हानि और व्यय बढ़ेगी तो सामने 6वां भाव है, कर्ज होगा। इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो निष्कर्ष यही निकला कि इनको जो है सूर्य का रत्न नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि सूर्य 12वें में है। अब इनको पहनना क्या चाहिए, तो इनको पहनना चाहिए जो सबसे जरूरी है, इनका चंद्रमा मात्र 3 डिग्री पर 9वें भाव में बैठा है, गुरु की राशि में। बहुत अच्छी जगह बैठा है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है चंद्रमा का। लेकिन चंद्रमा का बल कितना है, 3 डिग्री, और यह धनु राशि विषम राशि है, और विषम राशि में 3 डिग्री का चंद्रमा मतलब शिशु, एक जन्म लेने वाला शिशु, नवजात शिशु। अब बताइए कि नवजात शिशु क्या इनको कल्याण कर पाएगा, इनको क्या दे पाएगा, कुछ नहीं, जबकि बैठा तो भाग्य भाव में है। और चंद्रमा मन को जाता, चंद्रमा मन का कारक है और राशि भी है, नहीं राशि तो गुरु है, लेकिन चंद्रमा मन का कारक है, और चंद्रमा का बल एकदम 0 है, 3 डिग्री। तो इससे इनको होगा क्या कि इनका चित्त स्थिर नहीं रहेगा चंद्रमा की कमजोरी के कारण। बार बार जो है कि इनको कहा जाए तो एक अनजाना भय, एक अनजानी शंका, और एक तरह से कहा जाए तो कोई भी निष्कर्ष या फैसले लेने में अक्षम, ये फैसले नहीं ले पाएंगे, और जो फैसले लेंगे भी वह गलत होंगे ज़्यादातर, क्योंकि चंद्रमा मन है, और जब मन ही स्थिर नहीं है, जबकि चंद्र मंगल योग बन रहा है, चंद्र मंगल योग बहुत अच्छा है लेकिन बन रहा है, लेकिन चंद्रमा के पास भी पावर नहीं है, मंगल के पास भी पावर नहीं है, चंद्रमा के पास भी पावर नहीं है, मंगल के पास भी पावर नहीं है, दोनों बैठे बहुत अच्छे स्थान में है। तो इनको पुखराज इन्होंने पहना है तो बड़ी अच्छी बात है।
लेकिन इनको अन्य जो दूसरा रत्न पहनना चाहिए वह मेरे हिसाब से चंद्रमा का पहनना चाहिए और मंगल का। लेकिन मैं तत्काल और पहले चंद्रमा का रत्न पहनने के लिए कहूँगा, क्योंकि मंगल का रत्न इनके लिए विशेष कार्यकारी नहीं होगा, इसलिए कि जब चंद्रमा ही कमजोर है और चंद्रमा ही सारे प्रभावों को लेता है, आप जो भी ग्रह का रत्न पहनेंगे तो जो ऊर्जा होगी वह चंद्रमा ही ग्रहण करेगा। तो अगर मंगल को बहुत बल दे भी दिया जाए तो चंद्रमा कमजोर है, वह उस बल को ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। इसलिए इनको चंद्रमा का रत्न मोती या उपरत्न मून स्टोन वगैरह जो होते हैं वह इनको पहनने चाहिए, तो इनको लाभ मिलेगा। अब मैंने इनको चंद्रमा का रत्न प्रेफर किया है, प्रिस्क्राइब किया है, लेकिन मंगल का नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि इनकी उम्र हो गई है लगभग जो है 70 ईयर के आसपास। अब 70 ईयर का व्यक्ति जो है 70 साल के आसपास का व्यक्ति अगर मंगल का रत्न पहन लेगा तो होगा क्या? अब बूढ़ा जवान तो होगा नहीं, लेकिन रत्न का दुष्प्रभाव यह पड़ेगा कि यह मंगल ऊर्जा देगा, उम्र अधिक है तो उस ऊर्जा को वह उम्र नहीं संभाल पाएगी, क्योंकि 70 ईयर के आसपास की उम्र में चंद्रमा यानी मन का मजबूत होना चाहिए, मन का शांत होना चाहिए। और अगर मंगल को पावर दे दिया गया तो चंद्रमा युक्ति में है तो यह चंद्रमा को चंचल करने लगेगा, मन को दौड़ाने लगेगा, जबकि इस उम्र में चंद्रमा को शांत होना चाहिए, मन को शांत होना चाहिए। इसलिए मैंने मंगल का रत्न इनको प्रेफर नहीं किया। अगर यही नौजवान होते तो मैं इनको चंद्रमा और मंगल दोनों का रत्न कहता, लेकिन मैंने मंगल नहीं कहा, क्योंकि अब 70 साल की अवस्था में मंगल की ऊर्जा इनके लिए किसी कार्य की नहीं है और नुकसान ही कर सकती है। मंगल से रक्त में गर्मी आएगी, रक्त में उबाल होगा तो बीपी की समस्या आ सकती है, तमाम समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि मंगल की ऊर्जा को यह उम्र नहीं संभाल पाएगी। जबकि चंद्रमा जब मजबूत होगा तो मन को शांत रखेगा, धैर्य देगा, मन को ऊर्जा देगा और ये सही फैसले ले पाएंगे अपनी उम्र के इस पड़ाव में। और चंद्रमा यहाँ से बैठ करके अपनी एकमात्र दृष्टि से इस भाई बंधु के परिवार को देखेगा, छोटे भाई बहनों के परिवार को अपनी शीतल दृष्टि डालेगा, तो यहाँ से भी कुछ सुखद परिणाम निकलेंगे। जबकि अगर मंगल को ऊर्जा दे दी जाएगी तो मंगल अपने इस भाव को देखेगा 7वीं दृष्टि से और 4थी दृष्टि से देखेगा 1, 2, 3, 4 लग्न को ही देखने लगेगा। तो इसीलिए मंगल अगर ऊर्जावान हो गया तो लग्न में ऊर्जा पैदा कर देगा और ये भटकने लगेंगे, क्योंकि चंद्रमा ऐसा नहीं करेगा, चंद्रमा शीतलता देगा। मंगल 7वीं दृष्टि से यहाँ देखेगा, तीसरे भाव में यहाँ मंगल कारक होता है, यह पुरुषार्थ का क्षेत्र है। अब 70 साल के व्यक्ति से आप कौन सा पुरुषार्थ करवाएंगे? तो मंगल जो भी हैं जैसे भी हैं अब ठीक है, अब इनको मंगल की जरूरत नहीं है, पहले मंगल की जरूरत होती थी उम्र के पड़ाव में। यही मंगल और सूर्य और बृहस्पति योगकारी हैं, इन्हीं का रत्न पहना जा सकता है। लेकिन मंगल का पहनना नहीं है, सूर्य का इसलिए नहीं पहनना है कि सूर्य द्वादश भाव में है, तो बचता है इनके लिए चंद्रमा। चंद्रमा सभी के लिए उपयोगी है, तो चंद्रमा का रत्न इनको मैंने प्रेफर किया है। और मैंने इनको प्रेफर किया है एक विशेष यंत्र जो मेरे संस्थान द्वारा बनता है, वह यंत्र इनकी मंगल की ऊर्जा जो कमजोर है उसको भी संगठित करेगा, संग्रहित करेगा। बृहस्पति जो बकरी है उसको भी संभालेगा और चंद्रमा का जो पावर कम है उसको भी संभालेगा। शनि यहाँ बैठे हैं 8वें भाव में, जो कि यहाँ कारक हो जाते हैं, और शनि अष्टम में बैठना एक बड़ी अच्छी बात नहीं होती कुंडली में। तो जो ग्रहों के डिसबैलेंस है उसको हमारे संस्थान द्वारा निर्मित यंत्र बनाए संभालेगा। हमारा संस्थान चंद्र विद्यापीठ जो नवग्रह के यंत्रों को सिद्ध करने के लिए और बनाने के लिए, साथ ही रत्नों को, जो भी रत्न होते हैं रत्नों का संस्कार किया जाता है। बिना संस्कार के रत्न पहनना कोई महत्व और कोई कार्य नहीं करता, तो उन रत्नों को संस्कार करने के लिए हमारा यह संस्थान है और यंत्रों का निर्माण करने के लिए। हमारा संस्थान अभी किराए की अवस्था में, किराए के भवन में चल रहा था, लेकिन हमने एक जमीन ली और अब हम वही संस्थान का निर्माण करवा रहे हैं, जहाँ बृहद रूप से फोर्स होंगे और अच्छे ढंग से रत्नों का संस्कार होगा। उस स्थान पर मैंने पहले हवन कुंड का निर्माण आज प्रारंभ कराया है, जिसका मैं छोटा सा वीडियो आपको
प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथ ही आप देख रहे हैं वीडियो में हवन कुंड का निर्माण हो रहा है, क्योंकि सारे संस्कार या यंत्रों के निर्माण बिना हवन कुंड के हो नहीं सकते। तो निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सहयोग करें और मेरे इस निर्माण कार्य को सपोर्ट करें, जिससे कि हम चंद्र विद्यापीठ की विधिवत स्थापना करके आपके सभी नवग्रहों को बैलेंस करने के लिए एक शास्त्र सम्मत वैज्ञानिक विधि प्रस्तुत कर सके। और फिर मैं यही कहूँगा कि यूं ही न पहने रत्न, जो मेरा पहला वीडियो था। रत्न पहनना है तो पहले कुंडली का विश्लेषण कराएं, रत्नों का संस्कार कराएं, तभी रत्न पहने। धन्यवाद, नमस्कार।